बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक समान त्वरण के अधीन गति। यदि त्वरण नियत है तो इसको एक समान त्वरण कहते हैं। अगर कांस्टेंट है, नियत है, मतलब बदल नहीं रहा है ना। और त्वरण कैसी राशि है? त्वरण एक सदिश राशि है। यदि सदिश राशि का परिमाण यानी उसका मान अगर नहीं बदल रहा है और उसकी दिशा नहीं बदल रही है तो हम कहेंगे त्वरण कैसा है? नियत है। तो नियत त्वरण के लिए हम गति के 3 समीकरण पढ़ते हैं। अब हम आज सबसे पहले शुरू करेंगे हम प्रथम समीकरण से। तो a बराबर नियतांक, परंतु a क्या होता है? त्वरण हम क्या पढ़ चुके हैं? dv अपॉन dt। इसको ऐसे पढ़ा जाएगा dv अपॉन dt, यानी v का t के सापेक्ष अवकलन। d लग गया, इसका मतलब अवकलन की बात कर रहे हैं। dv अपॉन dt अपॉन d वाले में अगर अपॉन हो गया तो अवकलन, और ऐसा चिन्ह बन गया तो इसको बोलते हैं समाकलन। तो a बराबर dv अपॉन dt, तो dv कितना हो जाएगा? कैंची गुणा कर दो, dt का इधर जाके गुणा हो जाएगा और इसके नीचे एक है, एक का dv से, तो dv बराबर a dt। अब dv बहुत छोटी राशि है, इसको बड़ा करने के लिए हम क्या करते हैं? समाकलन। इसका नाम होता है समाकलन। तो जहाँ पे भी d के रूप में दोनों तरफ लिखा हो तो उस पर समाकलन लगा करके हम उसको सामान्य भौतिक राशि में बदलने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हमने ये किया dv, अब इसमें ये भी बता दें कि हम जो है यहाँ पर चूँकि एक विमीय गति है इसलिए हमने वेक्टर चिन्ह हटा दिया। वेक्टर चिन्ह को इसलिए हटा दिया क्योंकि हम सरल रेखीय गति, अगर सरल रेखीय गति नहीं होती तो वेक्टर चिन्ह बना रहता। चूँकि हमें मालूम दिशा तो बदल ही नहीं रही है, इसमें एक ही लाइन में चल रहा है, इसलिए दिशा के लिए ऊपर हमने जो चिन्ह था वो हटा दिया। ठीक है, और इसको पढ़ते क्या है? समाकलन। ये होती है लोअर लिमिट, निम्न सीमा क्या है? u। मतलब जब से चलना शुरू किया तब उसका वेग क्या था? u। कब था? t बराबर 0। ये u है निम्न सीमा वेग की, यानी जब चलना शुरू किया था। कब किया था? t बराबर 0 पर चलना शुरू किया था, तब उसका वेग क्या था? u। और किसी क्षण t पर उसका वेग क्या हो जाएगा? v। तो ये समाकलन का चिन्ह है। इसमें लिमिट लगाई जाती है, कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पे जाके ख़त्म हुई। 0 टाइम पर शुरू हुई, t टाइम पे जाके ख़त्म हुई। तो समाकलन, इसको क्या बोलते हैं? समाकलन dv। अब मैं चूँकि यहाँ पे वेक्टर चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, और बराबर इसको बोलेंगे समाकलन a dt। समाकलन a dt। मैं यहाँ पे भी वेक्टर हटा देता हूँ क्योंकि है तो वो वेक्टर, लेकिन चूँकि दिशा नहीं बदल रही तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी। और आगे चल के सब वेक्टरों में ही पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन आपके यहाँ थोड़ा विषय को थोड़ा सरल और आसान बनाने के लिए हम वेक्टर चिन्हों को, ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं जिसमें वेक्टरों का कम से कम उपयोग हो। अब आपको बता दें dv का जो समाकलन है वो क्या होता है? v। अब मैं जो इसके बाद आपको समाकलन करने की विधि भी थोड़ी समझाऊंगा, जिससे कि आप कोई भी समाकलन कर पाएँ। कुछ डेरिवेशंस में कुछ फॉर्मूले या कुछ सूत्रों की स्थापना के लिए हमें समाकलन की ज़रूरत पड़ती है। तो dv का मतलब होता है v। इंटीग्रेशन dv को हम v लिखते हैं। तो ये इसकी लिमिट है, यानी एक बार इसका मान v माइनस एक बार इसका मान u रखना है, तो v माइनस u। ऐसे इसमें a चूँकि नियत, जो चीज़ नियत है, नियतांक है, वो क्या होगा? समाकलन के बाहर निकल जाएगा। और dt का समाकलन क्या हो? जैसे dv का v था तो dt का हो जाएगा t, और ये हो जाएगा a t, क्योंकि हम जब t की जगह रखेंगे एक बार t एक बार 0, तो 0 पे तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ t रह जाएगा, तो a t। तो v माइनस यू बराबर a t। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था ये वाला डेरिवेशन, वहाँ तुमने दूसरी मेथड से पढ़ा था, यहाँ समाकलन से ही करना है क्योंकि आप 11वीं क्लास में आ गए हो, आपको समाकलन वाली विधियाँ आनी चाहिए। अब u को इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस का u हो जाएगा। तो v इजिकल टू यू प्लस a t।
इसे गति का प्रथम समीकरण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम गति का द्वितीय समीकरण पे आते हैं। द्वितीय समीकरण में, पहले समीकरण में हमने क्या है, वेग का समय के साथ संबंध निकाला। अब हम निकालेंगे दूरी का समय के साथ संबंध। तो द्वितीय समीकरण में दूरी का समय के साथ संबंध निकाला जाता है। तो ds इजिकल टू वी डी टी, क्योंकि हम जानते हैं v बराबर ds अपॉन डी टी, तो ds इजिकल टू वी डी टी। v हम अभी निकाल चुके हैं क्या, u प्लस ए टी, तो v की जगह हमने u प्लस ए टी लिख दिया। तो ds का समाकलन बराबर u प्लस ए टी डी टी का समाकलन। तो v इजिकल टू u प्लस ए टी रखने के बाद ये आ जाएगा। अब हम करते हैं इसमें s माइनस जीरो, क्योंकि उसका समाकलन क्या गया, ds का s, वो 0 टू s लिखा हुआ था। लोअर लिमिट, निम्न सीमा क्या थी, 0 थी, और ऊपरी सीमा क्या है, s, तो s माइनस जीरो हो जाएगा। और इधर 0 टू t है, तो u का हो जाएगा ut। और जैसे सिर्फ dt लिखा है तो t हो जाता है, लेकिन dt के सामने t और आ गया तो t dt का हो जाता है at²/2। तो ये हम अभी सिखाएंगे किस तरह से होते हैं ut प्लस हाफ at²। क्यों समाकलन एग्जाम में नहीं आता, लेकिन एग्जाम में ये समीकरण जरूर सॉल्व करने के लिए आते हैं। तो s बराबर ut प्लस हाफ at², इसे गति का द्वितीय समीकरण कहते हैं। तो